नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज। और पंचायती राज में आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनको लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं, आगे बनाए जाएंगे। और इस तरीके से डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आया तो आप मुस्कुराते हुए उन्हें सही सही हल कर सकें। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही से बन जाता है पंचायती राज को लेके, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक स्वरूप है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अगर सिंपल समझना हो तो इतना समझिए कि अगर केंद्र है एक, पूरे देश में एक ही सरकार है, देश की जनता अपने हिसाब से प्रतिनिधि चुन रही है, सरकार बना रही है, सरकार चल रही है, ठीक है, लोकतंत्र है। लेकिन अगर इसके छोटे छोटे सेंटर हो जाएं, जैसे कि मान लीजिए राज्य बन गया, राज्यों में भी फिर गांव स्तर पे भी, तो लोगों की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी हो जाती है लोकतंत्र में। और यही है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्रास रूट लेवल का लोकतंत्र है। देखिए आगे बढ़ें। हमारे यहाँ जो पंचायती राज की व्यवस्था हुई वो अचानक से नहीं, ऐसे कि रातों रात कोई किसी के दिमाग में आइडिया आया कि चलो पंचायती राज लाते हैं। धीरे धीरे विकास हुआ है, समितियाँ गठित की गई, उन्होंने अपनी राय दी कि किस प्रकार का मतलब किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए लोग पंचायती राज को लेकर के। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति। पीसीएस में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक बलवंत राय मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन याद रखिएगा, 1957 की बात है, ठीक है। आगे इन्होंने क्या किया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की थी। वही बात जो हम कर रहे थे कि लोग ग्राउंड लेवल पे भी, अपने गांव के स्तर पे भी सरकार में हिस्सेदारी कर सकें, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि 3 स्तर होने चाहिए, पंचायत के 3 स्तर होने चाहिए, ग्राम के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर और जिला के स्तर पर। बस इतना याद रखिए। इससे यही मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है या टाइमलाइन वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1977 में एक समिति बनी और समिति का नाम क्या था, अशोक मेहता समिति। इन्होंने 2 स्तर की बातें की और न्याय पंचायत की बातें की। इतना याद रखिएगा, मिलान वाला क्वेश्चन है, समझना कुछ नहीं है, टाइम नहीं खराब करना। 2 स्तर की बात की, न्याय पंचायत की बात की। इसके बाद 85 में 1985 में क्या हुआ, जीवी के राव समिति बनी। जीवी के राव, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था की जो बात है ना, बिना जड़ की घास, मतलब उसमें कुछ कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। जो प्रतिनिधित्व का तरीका है वो ठीक नहीं है, जिस तरह की बातें हो रही है ना, उनको लगा कि और बेहतर कुछ होना चाहिए। और बेहतर होने में इन्होंने क्या कहा कि जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं और महिलाएं हैं, इनको प्रतिनिधित्व में तो हिस्सेदारी होनी चाहिए ना, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जीवी के राव समिति ने कहा। देखिए धीरे धीरे कैसे आइडिया डेवलप होता है पंचायती राज का। थोड़ा और आगे बढ़े तो एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी, एल.एम. सिंघवी समिति। और इन्होंने क्या कहा था कि स्थानीय स्वशासन की पद्धति किस प्रकार की होगी, उसका पूरा विश्लेषण किया था। और विश्लेषण करने के बाद कहा कि जो पंचायती राज है ना, उसे संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कानून बना के और एक व्यवस्था कर दिया जाए, बाकायदे संविधान में इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, प्रावधान होने चाहिए। एल.एम. सिंघवी समिति ने कहा था। आगे इन्होंने एक और चीज़ कहा था कि एक राज्य वित्त आयोग बने, जो सरकार को, राज्य सरकार को बताएगा कि कितना किस पंचायत को या ज़िले में कितना पैसा दिया जाना चाहिए, वो वित्त के बंटवारे को लेकर के सलाह दे, ठीक है, किस फार्मूले के तहत पैसा बांटा जाएगा, ये इन्होंने कहा था। इसके बाद 1988 में थुंगन समिति आई। इन्होंने भी कहा कि संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए और 3 स्तर होने चाहिए पंचायती राज के। इसके बाद 1988 में आई गाडगिल समिति आई और इन्होंने बहुत विस्तार से ऊपर की बहुत सारी चीज़ों को समाहित करते हुए अपनी सिफारिशें दी। इन्होंने पहले बताया कि देखो पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, उनका थीम यही था। और उन्होंने संवैधानिक दर्जे की बात की, 3 स्तर की बात की और तीनों स्तरों पर कहा कि सीधा निर्वाचन होना चाहिए, डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की भी बात की, ठीक है। इसके बाद इन्होंने राज्य वित्त आयोग की बात की, पैसे को बंटवारे को लेकर फार्मूला बताएगा।
इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य चुनाव आयोग बनना चाहिए जो पंचायतों का चुनाव कराएगा। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो पंचायत होंगे उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक, और कर वसूलने का भी अधिकार पंचायतों को दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें इन्होंने कही। आगे अब इस पंचायती राज व्यवस्था में आगे का डेवलपमेंट देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए, 73वां संविधान संशोधन हो गया 1992 में। यहाँ से प्रश्न बार बार कई बार लगातार पूछे जाते हैं, स्पेशली पीसीएस में तो बहुत बार यही दोनों जहाँ मैंने गोला किया है यही से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और 73वें संविधान संशोधन के तहत जो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो क्या किया गया, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक में व्यवस्था की गई। इसको अंग्रेजी में देख लीजिएगा। प्रावधान किया गया, संविधान में भाग 9 जोड़ दिया गया। इसी संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई, हमने डिस्कस कर लिया है। और पंचायतों को 29 विषय दिए जाने की बात की गई कि इन 29 विषयों पर पंचायत फैसले करेंगे, निर्णय लेंगे। इसके बाद और भी चीज़ें, ये तो मोटी मोटी बातें होगी ना, पंचायत में और देखें क्या चीज़ें। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, अब जो व्यवस्था बन गई है उसके बाद से उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं ज़रा देखें। देखिए, जो ग्राम सभा होती है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक ग्राम सभा होती है और पंचायत क्षेत्र में जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पंचायतों में 3 स्तर की प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, सभी राज्यों के लिए ग्राम स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे और जिला स्तर पर 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था है। लेकिन अगर किसी राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वो माध्यमिक स्तर वाला, बीच वाला जो है स्किप कर सकता है, वहाँ पंचायत गठन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। 20 लाख को 10, 20, 30 ऐसे करके आगे पीछे घुमाया जा सकता है। आगे, तीनों स्तरों पर सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए, सदस्यों की बात हो रही है, तीनों स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे, ये देखिए, ये सदस्य अध्यक्ष हैं, उनका जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जो सदस्य चुने गए हैं ना, उन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, तो अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, उसको चुनने में जनता की डायरेक्ट भागीदारी नहीं थी, हमने पंचायत के सदस्यों को चुना और इन सदस्यों ने मिलकर एक अध्यक्ष चुन लिया, माध्यमिक और पंचायत के स्तर, जिला के स्तर पे। लेकिन जो पहला स्तर है, ग्राम का स्तर है पंचायत का, वहाँ पे तो अध्यक्ष भी, मतलब ग्राम सरपंच भी जो है डायरेक्ट चुना जाता है। ठीक है, आगे ग्राम प्रधान जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तीनों स्तरों पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीनों स्तरों पर ग्राम पंचायत में, मतलब पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति, इनको आरक्षण मिला हुआ है। जनसंख्या के अनुपात में उनको सीटें आरक्षित की गई हैं उनके लिए। साथ ही साथ महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है महिलाओं के लिए। और ये जो आरक्षण है ना, आगे हो सकता है कहीं फिर लिखा हो, सदस्यों के लिए भी है और अध्यक्ष पद के लिए भी है। ठीक है, ओवरऑल आरक्षण है। कार्यकाल की बात करें, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कई चीज़ें। एक तो सामान्य सी बात है, 5 साल का कार्यकाल होता है, आपको पता ही है। उससे पहले भी ये विकसित नहीं है, उससे पहले भी विघटित किया जा सकता है। 5 साल से पहले पंचायत को विघटित किया जा सकता है और इस दशा में 6 महीने के भीतर चुनाव होगा। ये तो सिंपल है, हमने कई जगह इस तरह की व्यवस्था देखी है। लेकिन इसमें चेंज क्या है, अगर दोबारा चुनाव हो गया, पंचायत का गठन हो गया, तो वो शेष अवधि के लिए ही होगा। मान लेते हैं 3 साल तक पंचायत चली और विघटन हो गया, फिर चुनाव हुआ, अगली पंचायत जो नई पंचायत चुन के आएगी, मतलब व्यवस्था होगी, वो 2 साल के लिए होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी 6 महीने ऐसा कम समय बचा है, 4-5 महीने बचे थे और 4-5 महीनों के लिए पंचायत का गठन कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। नया चुनाव तभी होगा जब 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के चुनाव संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधानसभा कोई भी प्रबंध कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, यहाँ संसद कानून नहीं बनाती, ये राज्य, मतलब राज्य विधानसभा के तहत आता है, वो कानून बना सकती है। ठीक है, आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संशोधन हुआ था ना 73वां, उसी के तहत, जो अनिवार्य हैं, मतलब वो होना ही होना है। और कौन से प्रावधान हैं? पहली बात
कि ग्राम सभा का गठन अनिवार्य बात है, होना ही है। ग्राम स्तर पर पंचायतों, माध्यमिक स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना, यानी कि तीनों स्तरों पर पंचायत की स्थापना करना अनिवार्य है। वो अपवाद हमने देखा वो 20 लाख वाला, अगर 20 लाख जनसंख्या कम है किसी राज्य में तो ये माध्यमिक वाला हट जाएगा, वो चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक। और तीनों स्तरों पर जो सदस्य हैं, सीट हैं सदस्यों की, वहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ये भी अनिवार्य प्रावधान है। एक्चुअली प्रश्न ऐसा बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत कौन से प्रावधान अनिवार्य हैं या कौन से प्रावधान स्वैच्छिक हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है। एक चीज़ हमने अभी देख लिया, आगे अगला तथ्य है कि जो माध्यमिक और जिला स्तर के जो प्रमुख होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ये हमने अभी देख लिया। चुनाव लड़ने की जो आयु है पंचायत में वो 21 वर्ष है। 21 वर्ष के आप हो चुके हैं, भारत के नागरिक हैं और छोटी मोटी योग्यताएं हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। सभी स्तरों पर, हमने अभी देखा, सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है, ये सदस्य और प्रमुख दोनों के लिए है, ये अनिवार्य प्रावधान है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण है, ये भी सदस्य और प्रमुख दोनों के लिए है, ये अनिवार्य प्रावधान है। आगे एक तरह का रिवीजन है, कुछ बातें तो हमने पहले ही देख लिया अभी, लेकिन अलग से डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में अलग फ्रेम रहे। बाकी ये हमने देखा 5 साल तक कार्यकाल होता है, अनिवार्य प्रावधान है। और कार्यकाल समाप्त होने पर 6 महीने के भीतर, देखिए ये तो हमने देखा कि इसके पहले भी विघटित हो सकती है, लेकिन अनिवार्य बात यह है कि अगर कार्यकाल पूरा हो चुका है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, ये अनिवार्य प्रावधान है। और चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी, की गई है, राज्यों में है, ये संवैधानिक आयोग है क्योंकि संविधान में इसकी बात है, ठीक है। ये भी अनिवार्य प्रावधान है। और एक और अनिवार्य बात है कि 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में राज्यपाल क्या करेंगे, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करेंगे, जो फार्मूला बताएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में पैसे कैसे दिए जाएं, ठीक है। आगे अब कुछ बातें ऐसी हैं जो राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप चाहें तो करिए, चाहें तो ठीक है चलने दीजिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में संसद और राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधियों को शामिल करना, ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि पंचायत में विधायक भी शामिल हो जाए, प्रतिनिधि उसमें शामिल हो, तो अभी मतलब स्वैच्छिक है ये। ओबीसी के लिए आरक्षण करने की व्यवस्था स्वैच्छिक है, यही पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। जब अनिवार्य प्रावधान में आता है ना तो ये आरक्षण वाले में ओबीसी को डाल दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और पंचायतों को और ज़्यादा वित्तीय अधिकार देने की जो है व्यवस्था है, वो चाहे तो और ज़्यादा वित्तीय अधिकार दे सकते हैं, मतलब राज्य विधानसभाएं। ये सारी चीज़ें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। आई थिंक बस इसमें इतना ही है। इतना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तैयार कर लिया, फिर देखिए पंचायती राज व्यवस्था से कोई कहीं से पूछे ना, आप एकदम मस्त मुस्कुराते हुए जवाब देंगे, ठीक है। इसमें बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।